दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम करता हूं अपने चैनल पर, जहां सिर्फ कहानियां ही नहीं जज्बात भी हैं। तो पिछली कहानी तफ्तीश दी सॉफ्ट सेंटर का अगला एपिसोड आपके सामने है। तो आइए शुरू करते हैं। नए सुनने वाले चैनल अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सकता है कि जज्बातों में भूल जाएं। वॉल के कमरे की सुनहरी घड़ी ने 11 बजने का ऐलान किया। वो खुली खिड़की के पास सेटी पर लिटी बाहर तारों भरे आसमान को निहार रही थी। रात अंधेरी थी, आसमान से चांद नदारद था। उसका पिता उसके पास ही एक आराम कुर्सी पर बैठा था। ऐसे ही किसी मौके बेमौके पर काम आने लायक कमरे की इकलौती मेज उसके पहलू में रखी थी, जिस पर एक विस्की और सोडे की बोतल रखी थी। उसकी उंगलियों के बीच एक सुलगता हुआ सिगार फंसा हुआ था। पिछले आधे घंटे से दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। उसका पिता जब वहां पहुंचा था तो वॉल की उम्मीदों के खिलाफ वो उससे हमदर्दी और नरमी से पेश आया था। क्रिस के सैनिटोरियम में जाने के बाद से उसके रिश्तों के दरमियान जिस तलखी ने लगातार अपनी हाजिरी दर्ज कराई थी, वो बिसरने लगी थी। वॉल अब खुद को बेहतर महसूस करने लगी थी। उसके पिता की मौजूदगी उसके भीतर कॉन्फिडेंस भर रही थी। नीचे होटल के कंपाउंड में अखबार वालों और फोटोग्राफर्स का जमावड़ा लगा था। वॉल उनकी ऊंची और तीखी आवाजें बखूबी सुन पा रही थी। कभी कभार नीचे से उन लोगों की ऊंची आवाज में हंसने की आवाज आती तो वो थमक सी जाती थी। कमरे में बसी खामोशी को टेलीफोन की घंटी ने तोड़ा। ट्रेवर्स ने रिसीवर उठाया। कैप्टन टेरेल आए हैं सर, रिसेप्शन क्लर्क ने उसे इन्फॉर्म किया। ऊपर भेज दो, ट्रेवर्स ने कहा और रिसीवर रख दिया। वॉल झटके से उठकर खड़ी हो गई और बेताबी से उसका मुंह ताकने लगी। टेरेल आ रहा है, उसके पिता ने बताया। वो मिला? कुछ देर में पता चल जाएगा, उसका पिता उठकर खड़ा होता हुआ बोला। 60 साल की उम्र में भी चार्ल्स ट्रेवल्स काफी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी वाला आदमी था। उसका कद 6.25 फुट के करीब था। कंधे चौड़े और ताकतवर थे। उसकी आंखें नीली और तीखी थीं और सिर के बाल सफेद थे। जब वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उसकी प्रभावशाली चाल और उसके व्यक्तित्व की आभा ने वॉल को एक नए सेल्फ कॉन्फिडेंस से भर दिया। दोनों आदमियों ने एक दूसरे का अभिवादन किया और हाथ मिलाया। कुछ पता नहीं चला, ट्रेल ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। मैंने सोचा कि चलकर मैं खुद ही आपको बता दूं कि अभी तक हमने क्या किया है। उसने वॉल की तरफ देखकर सिर हिलाकर अभिवादन किया। वॉल सेटी के पास सफेद चेहरा लिए मुट्ठी भींचे खड़ी थी। उसे गायब हुए लगभग 12 घंटे हो गए हैं, ट्रेवल्स थोड़ा सख्त आवाज में बोला। यकीनन ही मुझे पता होना चाहिए कि तुमने अभी तक क्या तीर मारा है। मुझे इस बात का पूरा पूरा एहसास है कि आप लोगों पर क्या बीत रही है मिस्टर ट्रेवर्स, टेरेल ने कहा। लेकिन हम लोग अभी तक जितना कुछ कर चुके हैं उससे ज्यादा कुछ कर पाना हमारे बस में नहीं है। ये इलाका बहुत बीहड़ है। यहाँ दलदली इलाकों के साथ साथ घने जंगल, मीलों तक फैले झाड़ झंकाड़ के अलावा सैकड़ों की तादाद में खेत खलियान हैं। फिर भी अब तक हम कार के मिलने वाली जगह के इर्द गिर्द 5 मील के दायरे के क्षेत्र को खंगाल चुके हैं। मुझे लगता है हमें 2 पॉसिबिलिटीज पर सोचना चाहिए। या तो मिस्टर बर्नेट जानबूझकर छुपते फिर रहे हैं, या फिर वो किसी तरह वहां से गुजर रही किसी कार पर लिफ्ट लेकर कहीं और जा चुके हैं जो इस इलाके से काफी दूर है। अगर वो जानबूझकर छुपते फिर रहे हैं तो हमारा काम लगभग इम्पॉसिबल ही समझिए। लुका छुपी खेलने के लिए इससे बेहतर जगह कोई और नहीं। अगर वो इस इलाके से बाहर निकल गए हैं तो हमें आसपास के चारों राज्यों में अलर्ट जारी करना होगा और उन सभी वाहन चालकों से मदद की उम्मीद करनी होगी जो इस इलाके से गुजर रहे हैं। ट्रेवर्स ने अपनी तीखी नज़र उस पर गड़ा दी। यानी तुम साफ अल्फाज में कहना चाहते हो कि तुम्हारे पास अपने ही इलाके में गुम हुए आदमी को तलाश करने की सलाहियत नहीं है? किसी भी स्टेट की पुलिस के लिए कैसे आदमी को तलाशना जो जानबूझकर हाथ ना आना चाहता हो, मुश्किल ही होगा, टेरिल ने शांत लहजे में कहा। हम मुझे खोज तो लेंगे, बस वक्त की बात है। तो आज रात उसके मिलने की कोई पॉसिबिलिटी है? कुछ नहीं कह सकता, ढूंढ भी सकते हैं मगर लगता तो नहीं। ठीक है, बस यही जानना चाहता था, ट्रेवर्स ने कहा। तुम तलाश जारी रखो, हम इंतज़ार करते हैं।
बहरहाल यहाँ आने का शुक्रिया। ट्रेवर्स के बर्ताव से तिलमिलाया हुआ टैरल उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे के पास पहुंचकर वो ठिठका और वॉल की तरफ देखकर बोला, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे मिसेस बर्नेट। मुझे उम्मीद है कि अभी भी आपको मुझ पर भरोसा होगा। बिल्कुल है, वॉल ने सधी हुई आवाज में कहा। जब टैरल चला गया तो ट्रेवर्स वॉल के करीब आया और उससे बोला, तुम जाकर सो जाओ। वो बोला, मैं यही हूं, सब ठीक हो जाएगा। और 2 हफ्तों बाद तुम सोच रही होगी कि मैं क्यों इतना घबराई फिर रही थी। वॉल ने बोला, डैडी आप नहीं समझोगे, आप आए, मैं किसी भी तरह इसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, ना ही आपकी मदद और इस बड़प्पन का शुक्रिया अदा कर सकती हूँ। लेकिन आप अभी भी ये समझते नहीं लग रहे हैं कि क्रिस के बगैर मैं कुछ नहीं। मैं उससे प्यार करती हूँ, वो चाहे जो हो जाए, वो चाहे जैसा भी बर्ताव करे, मगर वो मेरा ही हिस्सा है। उसके बगैर मेरी ज़िंदगी बेमानी है। मैं आपको सिर्फ ये सब इसलिए बता रही हूँ कि आप अभी भी इस बात को किसी खातिर में लाते नहीं दिख रहे हैं कि वो मेरे लिए कितना अहम है। वो चीज़ है जिसके लिए मैं जी रही हूँ। ट्रेवर्स ने सोचने वाले अंदाज पर उस पर नजर डाली, फिर लापरवाही भरे अंदाज में कंधे झटकते हुए बोला, चलो छोड़ो वॉल, सोने जाओ। पता है सोओगी नहीं, लेकिन इसी बहाने कुछ आराम तो मिल ही जाएगा। वो लोगों से ढूंढ निकालेंगे। जब तक वो लोगों से ढूंढ रहे हैं हम लोग आराम कर लेते हैं। वॉल ने बड़े प्यार से उसकी बाह पर अपना हाथ रखा। मैं सिर्फ इस बात की तसल्ली लेना चाहती थी कि मेरे और क्रिस के बीच जो ताल्लुक है उसे आप अच्छे से समझते हैं। मैं अब सोने जा रही हूँ। यहाँ आने के लिए शुक्रिया डैडी, आप ना होते तो पता नहीं मैं क्या करती। वो अपने बेडरूम में चली गई। पीछे ट्रेवर्स खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। काफी देर तक खिड़की के बाहर फैले गहरे अंधेरे को देखता रहा। उसके माथे पर बल पड़े हुए थे। फिर अचानक एक झटके में उसने आधा पिया सिगार नीचे टेरेस पर उस तरफ उछाल दिया जिधर अखबार वाले इंतजार कर रहे थे। नाश्ते की खुशबू ने टेरल को जल्दी जल्दी शेव करने पर मजबूर कर दिया। वो सुबह 3 बजे तक क्रिस बर्नेट की तलाश में खोजी टीम के साथ लगा रहा था। कोई नतीजा ना निकलते देख थक हार कर उसने कमान बीगलर को सौंप दी और घर चला आया था। शेविंग से फारिग होकर उसने सोचा कि बर्नेट शायद अभी तक मिले नहीं, वरना जो अब तक फोन पर उसे इन्फॉर्म कर चुका होता। फिर उसे मिसेस बर्नेट का ख्याल आया। वॉल का ख्याल आते ही उसके मन में अफसोस की भावना सिर उठाने लगी। वो उसके किसी काम ना आ सका था, लेकिन वो उससे ज्यादा कर भी क्या सकता था, उसने खुद से सवाल किया। जब वो ड्राइंग रूम में पहुंचा तो उसने भारी शरीर और घरेलू जिम्मेदारियों के बोझ तले पिसकर वक्त से पहले ढल चुकी आम शादीशुदा औरतों जैसी दिखती अपनी बीवी कैरोलिन को अखबार पढ़ते पाया। ये बेचारा क्या वाकई दिमागी मरीज है? उसे वहां आया देख कैरोलिन ने अखबार उसे थमाते हुए पूछा। अब अखबार वालों को पता तो सही ही लगा है, अब वो खामखां की कहानियां गढ़कर लोगों को डराते भी फिरेंगे। वो बैठते हुए बोला, लेकिन वो खतरनाक तो नहीं है ना? टेरल ने कंधे उचकाए। दिमाग में नुक्स तो है ही उसके। कुछ देर अखबार में इधर उधर सरसरी तौर पर निगाह फिराने के बाद उसने मुंह बिचकाया और नफरत से अखबार एक तरफ उछाल दिया। आखिर कहाँ गया होगा वो यूं बड़बड़ाया जैसे बीवी से नहीं खुद से ही बात कर रहा है। और उस पूरे वक्त क्या करता रहा होगा? जैसे इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए ही फोन की घंटी बजी। उसने अपनी कॉफी का मग मेज पर टिकाया और लंबे लंबे डग भरता हुआ टेलीफोन के पास पहुंचा। रिसीवर उठाया और कान से लगाया। चीफ, जोई बोल रहा हूँ। बीगलर की परेशान सी आवाज आई। ओजस में कुछ गड़बड़ हुई है, एक कत्ल की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। टेरल ने अपना माथा खुजाया। कत्ल? पिछले 8 महीनों से उसके इलाके में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई थी। क्या पता लगा? पार्क मोटल के मालिक का फोन आया था। उसने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसके एक केबिन में एक औरत मरी पड़ी है। किसी ने उसकी बुरी दुर्गति कर दी है और लाश को पूरी तरह काट पीट डाला है। ठीक है, मुझे लेने आ जाओ। बर्नेट का कुछ पता चला? सब लोग खोजने में लगे तो हैं। बीगलर की आवाज में लगा कि वो इस बर्नेट वाले मामले से अब उकता सा गया है। उसके लिए कत्ल का मामला कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। उसने कहा,
टीम भी साथ है। 10 मिनट में हम आपके पास पहुंच जाएंगे। टेरल ने रिसीवर रखा और बची हुई कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद मेज़ पर पहुंचा। उसने कैरोलिन को मर्डर के बारे में बताया, लेकिन उसने इस खबर में कोई दिलचस्पी नहीं ली। वो बस क्रिस बर्नेट को लेकर बेताब थी। वो अब भी गायब है, टेरल ने कुछ खींच भरी आवाज़ में जवाब दिया। मेरे ख्याल से अब तक तो वो एक्सीडेंट वाली जगह से मीलों दूर निकल चुका होगा। शायद उसका दिमाग फिर खिसक गया हो और उसे पता भी ना हो वो क्या कर रहा है। 8 मिनट बाद जब बीगलर अपनी टीम के साथ टेरल के बंगले के बाहर पहुंचा और टेरल बाहर जाने के लिए अपनी जैकेट पहन रहा था, टेलीफोन की घंटी फिर बजी। चीफ विलियम्स बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। हमने मिस्टर बर्नेट को ढूंढ निकाला है। वो उत्तरी मियामी बीच के हाईवे पर भटकते फिर रहे थे। वो कार में हमारे साथ ही हैं। अब उनका क्या करना है? बीगलर घर की चौखट पर आ खड़ा हुआ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने बेचैनी से पूछा, हालत कैसी है उसकी? वो तो ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे उनके सिर में चोट लगी हो। उन्हें तो याद ही नहीं है कि सारे अरसे वो थे कहाँ और कर क्या रहे थे। ठीक है, अभी जहाँ हो वहीं रहो, टेरल ने कहा। मैं तुम्हें दोबारा फ़ोन करूँगा। उसने फ़ोन काटा और स्पेनिश बे के होटल का नंबर डायल किया। जब वो मनचाही जगह पर कांटेक्ट होने का इंतज़ार कर रहा था, उसी दौरान उसने चौखट पर खड़े बीगलर से कहा, बर्नेट उन्हें मिल गया है। मुझे पहले उसका इंतज़ाम करना होगा। तुम पार्क मोटल चलो, मैं बाद में वहाँ पहुँचूँगा। बीगलर ने हाँ में सिर हिलाया और बाहर खड़ी कार की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ ट्रेवर्स से कांटेक्ट होते ही वो बोला, मिस्टर ट्रेवर्स, पुलिस चीफ बोल रहा हूँ। हमने मिस्टर बर्नेट को ढूंढ लिया है। वो बिल्कुल खोए खोए से लग रहे हैं। इस वक्त वो उत्तरी मियामी बीच हाईवे पर एक पुलिस कार में है। आपके होटल से वहाँ की दूरी करीब 35 मील है। मेरे ख्याल से उन्हें सीधे होटल लेकर आना सही नहीं होगा। यहाँ पहुँचते ही अखबार वाले उन्हें घेर कर सवालों की झड़ी लगा देंगे। ऐसी सिचुएशन में मेरी सलाह यही है कि मेरे आदमी उन्हें लेकर सीधे डॉक्टर गुस्ताफ के सैनिटोरियम में पहुँचे। मिसेस बर्नेट और आप उनसे वहाँ भी मिल सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? हाँ, ट्रेवर्स बोला, धन्यवाद। हम लोग भी वहीं के लिए निकल रहे हैं। फिर वो 1 घंटे के भीतर वहाँ पहुँच जाएंगे, टेरल ने कहा और फ़ोन काट दिया। फिर उसने विलियम्स को फ़ोन लगाया, उसे ज़रूरी ऑर्डर दिए, अपनी बीवी को शॉर्ट में सारे हालात से अवगत कराया। फिर जल्दी जल्दी अपनी कार के पास पहुंचा और उस पर सवार होकर पार्क मोटल ओजस की तरफ बढ़ चला। ओजस यूएस हाईवे पर स्थित एक छोटा सा व्यापारिक पड़ाव था। स्थानीय भाषा में इसका अर्थ प्रचुरता का पर्याय था। लेकिन कोई 600 लोगों वाले इस गांव के इस नामकरण की वजह यहाँ चारों तरफ खूब सारी फल फूल रही प्राकृतिक हरियाली और तरह तरह की उपज थी। गांव के ठीक बाहर मैन नेशनल हाईवे पर पार्क मोटल मौजूद था। पार्क मोटल एक सेकंड क्लास का मोटल था जो सीधे मियामी जाने वाले रास्ते पर मौजूद था। यहाँ 40 के करीब छोटे छोटे नॉर्मल रखरखाव के अभाव के चलते खस्ता हाल होने को आए लकड़ी के केबिन थे। एक स्विमिंग पूल था, एक सेल्फ सर्विस स्टोर, बच्चों के खेलने के लिए एक रेतीला मैदान और वहाँ ठहरे लोगों के लिए पास के पेड़ों पर कहीं लगे लाउड स्पीकर को तेज आवाज पर नाचने के लिए तैयार चौकोर सी समतल जमीन का टुकड़ा था। पुलिस चीफ के वहां लंबे चौड़े पार्किंग लॉट में पहुंचने में कोई 5 मिनट बाद ही टेरल वहां पहुंच गया। कत्ल के मामले की तफ्तीश करने वाली होमिसाइड टीम के इंचार्ज फ्रेड हैर्स ने बताया कि बीगलर रिसेप्शन पर मोटर के मालिक से बात कर रहा था। टेरल ने उसे वहीं ठहरने को कहा और उस केबिन की तरफ बढ़ गया जिसके बाहर एक बड़ा सा नियॉन साइन लगा था जिस पर लिखा था, पार्क मोटर, नौकरी के लिए संपर्क करें। कोई 10-12 आदमी मजमा सा लगाए ऑफिस के आगे मुंह बाए खड़े थे। टेरल ने जब ऑफिस में कदम रखा तो एक बारगियों लोगों ने उसे टकटकी लगाकर देखा, फिर आपस में खुसर पुसर शुरू कर दी। ऑफिस के भीतर काफी गर्मी थी। वो एक छोटा सा ऑफिस था जो एक काउंटर के जरिए 2 हिस्सों में बटा हुआ था। काउंटर के ऊपर एक रजिस्टर, एक टेलीफोन, कई सारे रंग बिरंगे बॉल पॉइंट पेन और एक एस्ट्रे रखी थी जो सिगरेट के टोटों से ऊपर तक भरी हुई थी। काउंटर के पीछे एक मेज, 3 कुर्सियां थी और उसी लगी दीवार पर इलाके का बड़ा नक्शा टंगा था। बिगलर एक कुर्सी पर बैठा हुआ था, सिगरेट उसके होंठों में दबी हुई थी।
मेज के पीछे मोटल का मालिक बैठा था। मालिक कद में तो खासा लंबा था, लेकिन शरीर दुबला पतला था। उसकी उम्र कोई 55 साल के आसपास रही होगी। सिर के बालों में जगह जगह सफेदी के गुच्छे थे और स्किन की रंगत पीली थी। पिचके से गालों वाले उसके चेहरे पर नाक एवरेज से कई ज्यादा लंबी थी। उस वक्त उसने जो सूट पहन रखा था वो उसकी नाप से बहुत बड़ा लग रहा था। ये हेनकी है, बीगलर उठकर खड़ा होता हुआ बोला। हाँ तो हेनकी, फिर आगे? अच्छा, एक बार फिर से शुरू करो और इन सबको बताओ। टेरल ने हेनकी की तरफ देखकर सिर हिलाया। हेनकी कुछ बेचैन सा हुआ। टेरल बीगलर के पास दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। तो जैसा कि मैंने सार्जेंट को बताया, हेनरी ने बोलना शुरू किया, इस लड़की ने सुबह 7:30 बजे उसे जगाने के लिए बोला हुआ था, तो मैंने उसे फ़ोन किया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब न मिलने पर मैं ऊपर चला गया। वहां जाकर देखा तो वो इस हालत में थी। उसके चेहरे पर दुख के भाव आए। फिर मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। वो है कौन? टेरल ने पूछा। उसने सीओ पर्नेल के नाम से कमरा बुक किया था। वो मियामी की थी। पिछली रात वो 8 बजे के करीब यहाँ पहुंची थी और सिर्फ एक रात के लिए कमरा लिया था। पहले कभी कहीं देखा था उसे? कुछ पल के लिए हेनकी को हिचकिचाया, फिर उसने इनकार में सिर हिला दिया। जहां तक मुझे याद है नहीं। वैसे भी यहाँ ढेर सारे लोगों का आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन फिर भी नहीं। क्या कोई उससे मिलने यहाँ आया था? कह नहीं सकता। मैं सुबह 7:30 बजे से लेकर रात 1 बजे तक यहीं इस ऑफिस में बना रहता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से ताला लगाकर सोने चला जाता हूँ, इसलिए मेरे पास ये जानने का कोई जरिया नहीं होता कि किस केबिन में क्या चल रहा है। टेरल उठ खड़ा हुआ। चलो देख कर आते हैं। वो 24 नंबर के केबिन में है, हेनरी बोला और एक चाबी निकाल कर मेज पर रख दी। फिर दबी आवाज में बोला, सर अगर आपको एतराज ना हो तो मैं यहीं ठहरता हूँ। वो क्या है कि उसे एक बार उस हालत में देख लेने के बाद अब दोबारा देखने की मेरे में हिम्मत नहीं हो पा रही है। कोई बात नहीं, टेरल ने कहा। बीगलर ने मेज पर से चाबी उठा ली। दोनों आदमी ऑफिस से बाहर आए और केबिन की दोहरी कतार के बीच चलते हुए कोई 50 गज दूर एक केबिन की तरफ बढ़ चले। लोगों के झुंड ने भी पीछे आने की कोशिश की, लेकिन 2 बावर्दी पुलिस वालों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। बाकी की होमिसाइड टीम और कैमरामैन टेरल और बीगलर के साथ हो लिए। केबिन नंबर 24 के पास पहुंचकर बीगलर ने ताला खोला। यहीं ठहरो, टेरल ने अपनी टीम से कहा और बीगलर के साथ उसने भीतर कदम रखा। वो एक 20 बाई 20 का वर्गाकार केबिन था, जिसमें एक गंदा सा गलीचा बिछा हुआ था। 2 कुर्सियां थी, एक टेलीविजन था, एक वार्डरोब थी, एक ड्रेसिंग टेबल थी और एक डबल बेड था। कमरे में रचे बस गई मौत की गंध ने दोनों आदमियों के चेहरे पर अजीब भाव पैदा कर दिए। बीगलर तो एक नज़र बेड पर डालकर फुर्ती से खिड़की के पास पहुंचा और जल्दी से उसे खोलकर बाहर देखने लगा। टेरल ने पलंग पर पड़ी बिना कपड़ों की लाश पर निगाह डाली। सीओ पर्नेल 28 या 29 साल की रही होगी। उसके बाल सुनहरे थे और जब वो जिंदा थी तो यकीनन भला की खूबसूरत रही होगी। वो अपने रख रखाव पर खास ध्यान देती थी, टेरल ने सोचा, क्योंकि बेड पर पड़ी लाश के हाथों और पैरों की उंगलियों को देखकर लगता था कि उन्हें हाल ही में मैनिक्योर और पेडिक्योर करवाया गया है। उसके सिर के बाल भी आधुनिक फैशन के अनुसार ही संवरे हुए थे। शायद उसे काफी वक्त तक बाहर खुले में रहना पसंद था, इसलिए सूरज की मेहरबानी के चलते उसकी चमड़ी बहुत ज्यादा तादाद में गोरापन छोड़कर सांवलेपन की तरफ बढ़ चली थी। जिस किसी ने भी उसका ये हाल किया था, उसने ऐसा करते वक्त किसी पागल आदमी की वहशत दिखाई थी। शरीर के ऊपरी हिस्से में छुरे या ऐसी किसी धारदार चीज से बने 4 घाव मुंह फाड़े दिखाई दे रहे थे। निचले हिस्से का तो और भी बुरा हाल था। उस हिस्से को पूरी दरिंदगी के साथ तहस नहस कर डाला गया था। खून, कत्ल जैसे मामलों को अक्सर देखने के अपने सालों के तजुर्बे के बावजूद टेरल को वो सीन देखकर उपकाई सी महसूस होने लगी। हे भगवान, खिड़की के पास खड़े बीगलर के मुंह से भर्राई आवाज निकली। काफी देर बाद वो अपने पेट में उमड़ घुमड़ रही उपकाई को काबू में करने की कोशिश कर रहा था, मगर अपनी ऐसी हर कोशिश को वो
नाकामयाब पा रहा था। वो तेजी से मुड़ा और केबिन से बाहर निकल गया। टेरल ने चारों तरफ निगाह फिराई। वहां मौजूद एक कुर्सी पर एक नीला सूटकेस पड़ा था। उसने पलंग को पार किया और एक और दिख रहे दरवाजे को खोला। वो दरवाजा एक छोटे से शावर रूम में खुलता था। शीशे के एक सेल्फ पर एक परफ्यूम की शीशी, एक टूथपेस्ट और एक साबुन की टिकिया रखी हुई थी। शावर के पास वैसे ही एक दूसरी शेल्फ पर एक पीले रंग का स्पंज और नहाते वक्त बालों को गीला होने से बचाने के लिए एक शावर कैप रखी थी। वो कमरे में वापस आ गया। कमरे की तरफ नजर बचाते हुए वो कमरे से बाहर उस जगह आ गया जहां एक तंग से गलियारे में उसके आदमी उसका इंतजार कर रहे थे। एक चादर लाओ, उसने हेस से कहा और पूछा, ये डॉक्टर अभी तक नहीं आया? रास्ते में ही है, हेस ने बताया, बस पहुंचने ही वाला होगा। अभी वो बता ही रहा था कि एक कार आकर रुकी और उसमें से पुलिस डॉक्टर लोवेस उतरकर अपने हाथ में बैग थामे तेज कदमों से चलता हुआ वहां पहुंचा। सीधे भीतर चले जाइए, लाश अब आपके हवाले है। ठीक ने मोटे डॉक्टर ने अचकचाकर सवालिया निगाह से उसे घूरा, फिर अगले ही पल भीतर चला गया। टेरल अपने साथियों से मुखातिब हुआ, जब डॉक्टर अपने काम से फारिग हो तो तुम लोग इस जगह की बहुत बारीकी से छानबीन करना। कमरे में मौजूद धूल का एक कतरा भी तुम्हारी नजरों से बचना नहीं चाहिए। मुझे यहाँ मौजूद हर उस चीज की जानकारी चाहिए जिससे हमें सुराग मिल सके। हमें इसे जल्द से जल्द निपटाना होगा। इस तरह के दिमाग से खिसके हुए हत्यारे खामोश नहीं बैठते। वो ऐसी हरकत दोबारा दोहरा सकते हैं। ऐसा कहने के बाद वो दोबारा केबिन में आया और सूटकेस उठा लिया। क्यों डॉक्टर, क्या हाल? उसने डॉक्टर को देखे बगैर डॉक्टर लोवेस से मजाक सा किया। मैंने अपनी जिंदगी में इससे भी बुरी लाशें देखी हैं, लोवेस ने नरमी से जवाब दिया। खूबसूरत लड़की है नहीं, थी, टेरल ने कहा और डॉक्टर की कोई भी प्रतिक्रिया सुने बाहर आ गया। डॉक्टर फेलिक्स गुस्ताव अपने वेटिंग रूम में पहुंचा। वॉल और उसका पिता एक खुली हुई फ्रेंच विंडो के पास खड़े उसके आने का इंतजार कर रहे थे। कमरा काफी शानदार था। समृद्धि को दर्शाती किसी भी चीज से उस कमरे को महरूम नहीं रखा गया था। डॉक्टर गुस्ताव विशाल डीलडॉल वाला, भारी भरकम और सिर से गंजा आदमी था। उसकी आंखें तीखी और काली थीं। उसने काफी शानदार और महंगे कपड़े पहने हुए थे। आहट सुनकर जब बॉल और उसके पिता पीछे मुड़े तो डॉक्टर गुस्ताव कमरे में दाखिल हो चुका था। उसका चेहरा भावहीन था, जैसे कि उसे एहसास हो गया था कि अब केवल चेहरे पर मुस्कुराहट भर सजा लेने से काम नहीं होने वाला था। माफी चाहता हूं कि मेरी वजह से आपको इतना इंतजार करना पड़ा, करीब आकर वो बोला। क्रिस अभी आराम कर रहा है। वॉल को कुछ राहत महसूस हुई। लेकिन इससे पहले आप लोग उससे मिले, मैं उसके बारे में कुछ बातचीत करना चाहता हूं, डॉक्टर गुस्ताव ने कहा। गायब होने के दौरान वो पूरे वक्त आखिर करता क्या रहा था? ट्रेवर्स ने तीखी आवाज में बोला। गुस्ताव ने वॉल का हाथ थामा और उसे कुर्सी के पास ले आया। बैठकर बातें करते हैं। ट्रेवर्स के उखड़े मिजाज को सरासर नजरअंदाज करते हुए उसने अपनी भी तशरीफ वॉल के पास एक दूसरी कुर्सी पर टिका दी। ट्रेवर्स एक पल के लिए कुछ हिचकिचाया, फिर बगैर कुछ बोले चुपचाप आकर वॉल के पास बैठ गया। तो आप पूछ रहे थे कि वो पूरे अरसे करता क्या रहा था? गुस्ताव बोला। उसे खुद ही नहीं पता। हो सकता है कि बाद में उसे याद आ जाए, लेकिन इस वक्त उससे इस बारे में कोई भी सवाल करना सही नहीं होगा। वक्त वक्त पर इस तरह पूरी याददाश्त का गायब हो जाना उम्मीद के मुताबिक है। सच कहूँ तो इस वक्त तो वो खुद ही बेजार है, और हो भी क्यों ना, उसके पास पूरी वजह भी तो है। उसके दिमाग को गहरी चोट लगी थी, मगर उसके बावजूद भी अगर कहा जाए तो व्यवहारिक रूप से वो लंबे समय तक नॉर्मल रहता है, फिर ये घटना हो जाती है। अब वो ये बात अच्छे से जानता है कि ऐसा फिर हो सकता है। तो क्या वो पूरी तरह लाइलाज है? ट्रेवर्स की आवाज में बेचैनी थी। इस सिचुएशन को आए अब तकरीबन 2 साल होने को है। हम लोगों को लग रहा है कि उसके दिमाग में कुछ सुधार दिख रहा है। अब अचानक ये हादसा। डैडी प्लीज, वॉल ने अनमने ढंग से कहा। ट्रेवर्स चिड़चिड़ी आवाज में बोला। वॉल बेटा, अगर क्रिस ठीक नहीं होने वाला है तो 1 मिनट मिस्टर ट्रेवर्स, गुस्ताव शांत अल्फाज में बोला। उसे पूरी तरह ठीक ना हो पाने के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं गया है।
ये बस थोड़ा धीरज रखने वाला मामला है, कहकर वो वॉल की तरफ मुड़ा और बोला, जब तक मैं तुम्हारे पिता से बात करता हूं, तुम चाहो तो जाकर क्रिस से मिल लो। वॉल ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, ऊपरी मंजिल पर जाकर मिल लो। हॉल में एक नर्स है, वो तुम्हें उस तक पहुंचा देगी। क्रिस को इस वक्त जिस प्यार और हमदर्दी की जरूरत है, उसके लिए तुमसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता। वॉल उठकर कमरे के बाहर निकल गई। पीछे उसे अपने पिता की एतराज जताती आवाज सुनाई दी, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। बाहर हॉल में मौजूद अधेड़ उम्र की नर्स उसे ऊपरी मंजिल के उस कमरे में ले गई जहां उसका पति बेड पर लेटा हुआ था। क्रिस बर्नेट 36 साल का खूबसूरत आदमी था। उसके बाल और आंखें गहरे भूरे रंग की थी। चेहरे के कटाव मर्दाना खूबसूरती के मुताबिक ही साफ थे और उसका कद भी अपने ससुर की तरह ही ऊंचा लंबा था। कार एक्सीडेंट से पहले वो ट्रेवर्स की अकूत संपत्ति और बादशाहत के सुयोग्य उत्तराधिकारी के तौर पर जाना जाता था। वॉल दरवाजे की चौखट पर ठिठक गई। उसके दिल में हूक सी उठी। क्रिस, उसने हौले से आवाज दी। आवाज की प्रतिक्रिया के तौर पर क्रिस ने हल्की सी गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। वॉल का दिल टूटने लगा। क्रिस के भावहीन चेहरे, आंखों में फैले भाव को देखकर उसने ये महसूस करने में एक पल भी न लगाया कि कार एक्सीडेंट के बाद से जो अजनबी सी दीवार उनके बीच पैदा हो गई थी, वो अब भी उतनी ही शिद्दत से मौजूद थी। आओ वॉल, क्रिस ने कहा, जो हुआ उसके लिए मुझे सख्त अफसोस है। शायद तकदीर हम दोनों से अभी भी रूठी है। वॉल ने चौखट के भीतर कदम रखा और घूमकर दरवाजा बंद कर लिया। इसमें अफसोस की क्या बात? अपने मनोभाव और आवाज पर बड़ी कठिनाई से काबू पाते हुए बोली, तुम ठीक तो हो ना? क्रिस को कोई जवाब न देता पाकर वो आगे बोली, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। शायद ऐसा ही कुछ होना बाकी था, वो थकी आवाज में बोला। कुछ ऐसा जिसके लिए 2 पुलिस वालों को मुझे लाकर इस पागल खाने में डालना पड़ा। और मजे की बात तो देखो, मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने किया क्या और क्या क्या करता रहा। कई घंटे मेरे दिमाग के याद वाले हिस्से से गायब हैं। केवल अंधेरा सा है। मैंने कुछ भी किया हो सकता है, शायद किसी का कत्ल भी, कुछ भी। लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया क्रिस। वॉल बेड के पास पड़ी एक कुर्सी को करीब खींचकर बैठते हुए बड़े प्यार से बोली, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यही तो वो गुस्ताफ कहता रहता है हरदम। ठीक है, नहीं करता फिक्र। वो उसके मुंह के कोने पर उभर आए अजीब से तिरछेपन को देखने लगी, जिसके चलते उसका मुंह एक तरफ टेढ़ा सा हो गया था और होंठ फड़कने लगे थे। क्रिस, वापस होटल चलोगे? उसने इनकार में सिर हिला दिया। मैं यहाँ खुश हूँ। गुस्ताव भी अच्छे से ही पेश आता है। मुझे उसका तौर तरीका पसंद है। शायद मेरे लिए यहीं ठहरना बेहतर है। मुझे लगा कि तुम शायद होटल में ही रहना पसंद करो। वॉल ने ऐसा दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, मानो ये उसकी खुद की मर्जी नहीं है। तुम्हारे पिता कैसे हैं? क्रिस ने वॉल के ऊपर से नजर हटाते हुए पूछा। मुझे लगता है कि उन्हें भी इस घटना की खबर है। वॉल हिचकिचाती हुई बोली, हाँ है। वो नीचे डॉक्टर गुस्ताव के साथ हैं। इधर उधर भटकती सी आंखें वॉल पर आकर जमा हो गईं। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो अपने सारे जरूरी काम छोड़कर यहाँ मौजूद हैं? कितनी अजीब बात है। तब तो जरूर उनके पास आजकल वक्त ही वक्त है, और अब तो उनके मन में मेरे लिए और भी नफरत पैदा हो गई होगी। ऐसा कुछ नहीं है क्रिस। वॉल की आवाज उम्मीद के मुताबिक तीखी हुई। तुम्हें ऐसा कुछ? ऐसा ही है वॉल, मुझे पता है। वो भी मुझसे उतने ही बेजार हुए पड़े हैं कि जितना मैं अपने आप से हूँ। तुम्हारे पिता एक शानदार और कामयाब इंसान हैं। उनके अंदर वो कोमल संवेदनशील भाव नहीं है जो मेरे भीतर हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ शायद तुम अच्छे से समझ रही हो कि मैं किन कोमल और संवेदनशील भावों की बात कर रहा हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है जो हर उस इंसान में मौजूद हो सकती है जो एक साधारण इंसान है। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, जिंदगी में कामयाब हो। तुम्हारे अंदर कुछ भी कर गुजरने का जोश, जज्बा, महत्वाकांक्षा और दृढ़ निश्चय है। और फिर एक दिन ऐसा आता है
कि ये मजबूती, ये जोश, ये जज्बा एकाएक कमज़ोर सा पड़ जाता है। वो जोश और जज्बा जो जीवन में कामयाब होने के लिए किसी के भीतर होना ज़रूरी है और होना भी चाहिए। मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। वो जज्बा अब कमज़ोर सा पड़ गया है, लेकिन ये तुम्हारे पिता के साथ कभी नहीं हो सकता। ज़िंदगी में सिर्फ कामयाब होने का उनका जज्बा फौलाद का बना है। भगवान के लिए क्रिस, वॉल की मुट्ठियां भिज गईं। तुम्हारे इस एक्सीडेंट की वजह से तुम कुछ भी, अगर ये सब कुछ तुम्हारे पिता के साथ हुआ होता तो क्या वो भी मेरी तरह बर्ताव नहीं करते? क्रिस ने कहा। फिर कुछ पलों के लिए ठहर कर नरम लहजे में बोला, वॉल, मैंने इस पर काफ़ी सोच विचार किया है। मुझे लगता है कि हमारे लिए यही बेहतर है कि हम दोनों अलग हो जाएं। मेरा मतलब, हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम तलाक ले लें और तुम मुझे भूल जाओ। मैं जानता हूँ कि ऐसा कुछ तुम्हारे पिता भी चाहते हैं और वो अपनी जगह बिल्कुल सही हैं।